चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके थे कि किस तरीके से भाषा से समीकरण बनाए जाते हैं। अगर आपकी भाषा से समीकरण बनाने की जो पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है तो वो आपकी इस यूनिट के अंदर भी काम आएगी और आपके द्विघात समीकरण के अंदर भी आपके काम आएगी। तो इसी टॉपिक को और थोड़ा सा क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी संबंधी प्रश्न लिए थे, मात्रात्मक संबंधी प्रश्न। कौन सी बेटा? मात्रात्मक संबंधी प्रश्न। फिर आज हम 3.1 को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समीकरण बनाना सीख ले ढंग से। मात्रात्मक संबंधी क्वेश्चन हमने पढ़े थे, आयु संबंधी प्रश्न भी हमने पढ़े थे, और आयु संबंधी प्रश्नों की और थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम श्याम से कहता है, राम श्याम से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं, राम श्याम से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का दुगना था। 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का दुगना था तथा 2 वर्ष बाद, अब से 2 वर्ष बाद, अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 वर्ष अधिक होगी। सात वर्ष क्या होगी? अधिक होगी। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली देखना चाहता हूँ कैमरे के अंदर, स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी को अपन को भाषा बनानी है। राम श्याम से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का दुगना था तथा अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 वर्ष अधिक होगी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछी जाएगी। तो हमेशा आयु वाले संबंध जो क्वेश्चन है वो उसमें हमेशा जो आयु माननी हो, कौन सी आयु मान ली बेटा? वर्तमान, यानी प्रेजेंट के अंदर चल रही है वो। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लिया अपन ने? x वर्ष। राम की वर्तमान आयु कितनी मान ली अपन ने? x वर्ष। और श्याम की वर्तमान आयु आई, श्याम की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली। अब देखिए यहां से राम श्याम से कहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। कौन कह रहा है? राम श्याम से कि मैं, कि 5 वर्ष पूर्व मैं, ये स्टेटमेंट पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व मैं कौन? राम, तुम्हारी आयु का दुगना था। अब इसको थोड़ा सा घुमाकर लैंग्वेज को बोला है। राम श्याम से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं, इसका मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मैं यानी मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व में। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु। 5 वर्ष पूर्व में, यानी यहां पर आपको लिखना है 5 वर्ष पूर्व मैं की आयु। मैं मतलब है राम की आयु। अब राम की वर्तमान आयु कितनी बेटा? x। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x - 5। तो यहां तक लिख दिया 5 वर्ष पूर्व में, यानी ये आयु लिख दिया अपने 5 वर्ष पूर्व में तक अपने लिख दिया बराबर तुम्हारी आयु। तुम्हारी मतलब किसकी? श्याम की। श्याम की भी कब की आयु? 5 वर्ष पहले की, यानी कितनी? y - 5। ये हो गई तुम्हारी आयु। तुम्हारी आयु मतलब क्या होगी? श्याम की आयु। तुम्हारी आयु का दुगना यानी क्या? उसको किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। तथा अब आगे, अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी मतलब किसकी? राम की। अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु, तो मुझे यहां पर लिखनी है अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी मतलब राम की आयु। तो राम की वर्तमान कितनी है भाई? x।
और 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 2। तो यानी अब से 2 वर्ष बाद मेरी आयु, यहां तक अपन इस चीज को लिख चुके हैं, कितनी x प्लस 2 बराबर तुम्हारी आयु, तुम्हारी किसकी, शाम की आयु, शाम की 2 वर्ष बाद कितनी होगी y प्लस 2। तुम्हारी आयु हो गई, तुम्हारी आयु से 7 वर्ष अधिक है, तुम्हारी आयु से कितना ज्यादा करना है, प्लस 7 करना है। तो यानी से अधिक का मतलब उसमें उतना जोड़ दो, से कम का मतलब उसमें उतना घटा दो, गुनी है यानी गुणा कर दो, और कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर नहीं है। तो देखिए, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो लैंग्वेज का ही खेल होता है इसके अंदर, और थोड़े से एग्जांपल अपन इसमें क्लियर कर लेते हैं। देखिए ए संबंधी और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु, राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु, शाम की आयु, शाम की आयु, शाम की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। अब इसी चीज को हमको क्या बनाना, इक्वेशन बनाना है। तो वही बात है, राम की आयु अपन ने कितनी मान ली, राम की आयु अपन ने कितनी मान ली, x वर्ष। राम की आयु कितनी मान ली अपन ने, x वर्ष। और श्याम की आयु कितनी मान ली अपन ने, श्याम की आयु कितनी मान ली अपन ने, y वर्ष। लैंग्वेज पकड़ना है बस, समीकरण रटने नहीं है कभी भी, लैंग्वेज पकड़िए बस। राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु, ये लिख दीजिए पहले आप यहां पर, ध्यान दीजिए बच्चे। राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। वर्तमान की बात कर रहा हूं, ये वर्तमान मानी है अपन ने जो भी मानी है। और श्याम की भी कौन सी माननी है, वर्तमान। तो राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु, यानी पहले आपको लिखनी है यहां पर राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, x। तो 2 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। पहले का मतलब घट जाएगी, बाद का मतलब जुड़ जाएगी। राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु लिख दिया। अब राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु का कुछ भी नहीं करना, तो क्या लगा दो, बराबर। अगर गुना करना था कुछ तो गुना भी कर देते। राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु लिख दी, राम की 2 वर्ष पूर्व की आयु बराबर श्याम की आयु, श्याम की आयु। अब श्याम की कब की आयु, 2 वर्ष पूर्व की ही बात कर रहा है। तो श्याम की 2 वर्ष पूर्व की आयु लिख दीजिए पहले, श्याम की आयु कितनी, y माइनस 2। तो ये जो बोला उसको मैंने लिख दिया श्याम की आयु, श्याम की आयु के दुगने। श्याम की आयु को किससे गुणा कर देना है, 2 से। श्याम की आयु के दुगने, दुगना कर दिया, से भी 5 वर्ष अधिक, यानी उसमें भी क्या कर दो, 5 ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन गया आपका, एक इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से आपको जो इक्वेशन बनाना है वो थोड़ा सा क्या आना चाहिए, थोड़ा सा क्लियरली आना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा जो सिनेरियो हो क्या होना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और लेते, थोड़ा दमदार सी लैंग्वेज ले लेते हैं। एक आयत की, एक आयत का लिख देता हूं, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल, उसके परिमाप, परिमाप, एक आयत का क्षेत्रफल उसके परिमाप के दुगने, एक आयत का क्षेत्रफल उसके परिमाप के दुगने से 3 इकाई कम है। 3 इकाई कम है। अब इसके अंदर आपसे डायमेंशन पूछी जाएगी, आयत की लंबाई और चौड़ाई। हालांकि अभी भी इक्वेशन है वो मेरी आधी है, लेकिन हम तो बनाना ही तो सीख रहे हैं। अभी इक्वेशन है वो कैसी बेटा, आधी है, लेकिन हम तो बनाना ही सीख रहे हैं। तो देखिए यहां पर अपन को मानने की आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई, लंबाई कितनी मान ली अपन ने, x, और चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने, y। चौड़ाई कितनी मान ली बेटा, y।
अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल। देखो बेटा क्षेत्रफल और परिमाप में रिलेशन कभी बन नहीं सकता, लेकिन हम कौन से मान ले रहे हैं, संख्यात्मक मान ले रहे हैं बस। ये क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल, तो आप यहां लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल, लिख दिया आराम से, आयत का क्षेत्रफल, फिर लगा देना बराबर उसके परिमाप। किसका परिमाप, आयत का परिमाप। तो यहां पर लिखोगे आयत का परिमाप, उसके परिमाप के दुगने, यानी परिमाप को किससे गुणा करना है, 2 से। परिमाप के दुगने से 3 इकाई कम है, यानी उसमें से क्या कर देना, 3 घटा देना है। ये थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिखकर आपको समझा दिया, इसको लिखना जरूरी नहीं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी था। एक आयत का क्षेत्रफल, तो मैंने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल को कुछ भी नहीं करना, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लगा दिया, उसके परिमाप, यानी लिख दिया आयत का परिमाप के दुगने, परिमाप का दुगना यानी गुणा 2 से 3 इकाई कम, यानी उसमें से क्या कर दो, 3 घटा दो। अब आपको भी पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी, x गुणा, और चौड़ाई कितनी है, y, तो x गुणा y। यहां पर जो 2 गुणा है उसको चलो पहले लिख लेता हूं। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है आपकी, x, और प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, y, और माइनस कितना, 3। तो ये क्या बन गया आपकी, एक इक्वेशन बन गई है। तो आपको इक्वेशन बनाना लैंग्वेज से आना चाहिए बेटा, कभी भी इक्वेशन रटनी नहीं है कि सर वो इक्वेशन तो मैं जानती हूँ या वो इक्वेशन तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये इक्वेशन मेरे से बनती नहीं है। तो भाषा के अनुसार हमको सेट करना है। और मानते किस चीज को है बेटा, मानते हमेशा उसी चीज को है जो हमसे पूछी जाती है। जो चीज हमसे हमारे समीकरण में या हमारी क्वेश्चन के अंदर अज्ञात होती है, तो अज्ञात चीज ही हमको क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। इस चीज का भी विशेष रूप से क्या रखें, आप ध्यान रखें। अब देखिए आपका अपन जो प्रश्नावली पर चलते हैं, तो प्रश्नावली नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पर आपके आ चुका है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक 2 बंदे हैं, तो आफताब है और एक उसकी बेटी है, यानी पुत्री है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कि 7 वर्ष पूर्व मैं कौन, आफताब, तुम्हारी मतलब कौन, उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब होता है बेटा समीकरण बनाना, और ग्राफीय का मतलब ग्राफ बनाना। एक तो होता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या होता है बेटा, हल करने का मतलब ये होता है कि वहां से आपको x और y के क्या निकालने पड़ेंगे, मान भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके ग्राफ भी बनेगी, तो ग्राफ बनाना भी मैं क्या करूंगा, आपको सिखाने वाला हूं। तो यहां से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी का आयु था। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं कौन, आफताब, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको अब अपन को इस कंडीशन में 2 चीजें हैं, एक तो आफताब है, एक उसकी पुत्री है। तो मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की जो वर्तमान आयु कितनी मान ली अपन ने, x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली बेटा, x वर्ष। और उसकी जो पुत्री है, पुत्री की जो वर्तमान आयु है, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी मान ली अपन ने, y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली बेटा, y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार अपन को समीकरण बनाना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, अब क्या कहता है, आगे बढ़ेंगे, कि 7 वर्ष पूर्व मैं, तो यानी आपको पहले लिखने की 7 वर्ष पूर्व मैं की आयु, 7 वर्ष पूर्व मैं की आयु मतलब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु लिखनी है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7। क्यों भाई, क्योंकि वर्तमान आयु अभी कितनी है, x, तो 7 वर्ष पहले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
तो 7 वर्ष पूर्व मैं क्या लिख दी, मैं तुमसे, अब यहां पर क्या लिखनी है, तुमसे, तुमसे मतलब किसकी, पुत्री की आयु। अब पुत्री की 7 वर्ष पहले कितनी होगी, y माइनस 7, तो ये क्या आ गया, 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब कौन, आफताब की आयु, तुमसे यानी कौन, किससे, उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना, यानी पुत्री की आयु को किससे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो। समझ में आया बेटा। आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं कौन, आफताब, तुमसे मतलब उसकी पुत्री की आयु से कितना गुणा कर दो, 7 गुना। तो यहां से अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, हल करते हैं। तो x माइनस 7 बराबर कितना है, 7y माइनस 7 7 गुणा 49। तो यहां से क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ पर एक साइड करते हैं, तो x माइनस 7y और ये माइनस का 7 और ये प्लस का 49 और बराबर कितना बच गया, 0। तो क्या बच गया, x माइनस 7y और इसमें से घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 42 बराबर 0। तो एक समीकरण तो आपका ये बन गया, जबकि क्वेश्चन को हमने केवल अभी आधा ही पढ़ा है। आगे दूसरी कंडीशन है, तो प्रथम स्थिति आपकी, दूसरी स्थिति क्या क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब कौन, आफताब, और तुम मतलब उसकी पुत्री, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं, तो आपको पहले आयु किसकी लिखनी है, अब से 3 वर्ष बाद मैं की आयु लिखनी है, मैं मतलब किसकी, आफताब की आयु। तो अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, अभी आफताब की आयु कितनी है, x, और 3 वर्ष बाद में आफताब की कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। तो ये तो आपने कौन सी आयु लिख दी, अब से 3 वर्ष बाद मैं की आयु, मैं मतलब कौन है, आफताब की आयु, बराबर तुमसे मतलब किसकी, पुत्री की, अब 3 वर्ष बाद पुत्री की भी तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो ये तुमसे कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का, कितने गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का। तो देखिए बच्चे, अब से 3 वर्ष बाद मैं, तो यहां पर मैंने क्या लिख दी, अब से 3 वर्ष बाद मैं की आयु, मैं मतलब किसकी बेटा, आफताब की आयु, फिर क्या लगा दिया, बराबर तुमसे मतलब उसकी पुत्री की आयु, कब की, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। पुत्री की आयु का कितना गुणा कर देना है, 3 गुणा, किताब के अंदर बोल रखा है। अब इसी को क्या करते हैं, पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 बराबर 3 को y से मल्टीप्लाई कितना है, 3y, और 3 से गुणा होकर कितना गया, 3 तिया 9। एक साइड बना कर लेते सबको, तो मानक रूप भी बन जाएगा x, 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 3 और माइनस का 9 बराबर कितना, 0। तो क्या बनेगा यहां से, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये समीकरण आपका नंबर सेकंड बन गया। तो आधा क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। आधा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, आपका जो समीकरण कौन से रूप में व्यक्त हो गया, बीजीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इनसे क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, तो ग्राफ बनाना भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो ग्राफ बनाना अपन सीख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि इस क्वेश्चन में ग्राफ विधि से हल नहीं पूछा, तो हल नहीं पूछने का मतलब आपको x और y का मान नहीं निकालना, x और y के मान निकालने हमको 3.2 के अंदर, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम ग्राफ बनाना क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। तो यहां से अपने पास में 2 इक्वेशन आ गई, तो मैं दोनों इक्वेशन इसको ऊपर लिख देता हूं। तो पहली इक्वेशन आपकी ये थी, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अब यहां से देखिए आप, एक समीकरण से क्या करना है, अपन को एक सारणी बनानी है। एक समीकरण से किसका बनानी है, एक सारणी बनानी है। तो इससे भी एक सारणी बनानी है, इससे भी एक सारणी बनानी है। सारणी में मान कम से कम 2 होने चाहिए, और अधिक से अधिक आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन 3 मान तो बहुत ही हैं। कम से कम कितने मान लेने हैं, 2, क्योंकि किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपके 2 बिंदु भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से क्या कर सकते हो, उनका ग्राफ आप खींच सकते हो। तो यहां से समीकरण 1 से देख लीजिए, समय लें।
अब देखिए समीकरण, इससे आपको सारणी बनाने से पहले x या y का मान निकाल लीजिए। हालांकि इससे पहले मैंने बताया है कि x और y का कोई संख्यात्मक मान तो नहीं निकलेगा। अगर x का मान निकालेंगे तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, y के ऊपर, और y का मान निकालेंगे तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, x के ऊपर। फिर भी मान निकाल लेते हैं हम, x और y का मान निकालेंगे तो सुविधा के अनुसार आप मान निकाल लीजिए। अब एक शब्द बोला मैंने, सुविधा के अनुसार। सुविधा का मतलब होता है कि अगर आपके x के गुणा में संख्या नहीं है तो आप x का मान निकालना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जिसके गुणा में संख्या नहीं होती वो संख्या भाग में जाती नहीं है, तो आपका जो भाग का जो लफड़ा है वो खत्म हो जाता है। तो अगर गुणा में, अगर दोनों के गुणा में अगर कोई संख्या तो फिर तो अपन को मान निकालना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपके x के गुणा में संख्या नहीं है तो x का मान निकालना सुविधा रहेगा। यहाँ पर भी x गुणा में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ से x का मान निकालना सुविधा रहेगा। तो जिसके गुणा में संख्या नहीं है तो उसका मान निकालना हमेशा क्या रहता है, सुविधा में रहता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा क्या रखें बच्चे, ध्यान रखें। तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालने का मतलब इन दोनों को क्या करना है, आपको साइन ट्रांसफर करनी है, पक्षांतर करना है। तो 7y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 42 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब देख लीजिए यहां से आपको किसकी जगह रखने हैं मान, y की जगह मान रखने हैं अपने मन से, और y की जगह मान रखने पर आपको किसके मान प्राप्त होंगे, x के जगह x के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि y की जगह मान कुछ ऐसे रखिए कि जो मान आपका x का मान है और y के मान है उनके बीच में ज्यादा अंतर पैदा ना हो, ताकि हम उचित पैमाना लेकर ग्राफ बना सकें। वैसे तो यहाँ से y का मान कुछ भी रखो, आपको संख्या भिन्न में मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि भिन्न वाले पॉइंट तो आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि x की गुणा में कितना है आपका 1, तो भाग का लफड़ा तो वैसे भी नहीं है आपका। तो y की जगह पर कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे y का मान कितना रख दिया अपन ने, 6। y का मान 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं, लेकिन y का मान 6 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि y का मान जितना आप बड़ा रखोगे उतना ही x का मान भी उसके नजदीक पहुंचता जाएगा। तो y का मान जैसे अपन 6 रखेंगे तो y का मान इसके अंदर 6 रखने पर तो x का मान कितना आएगा यहाँ से, तो x का मान आएगा 7 गुणा 6 माइनस 42। तो x का मान कितना आएगा, 42 माइनस 42, तो घटकर कितना आ गया, 0। तो एक जोड़ा तो आपका यहाँ से बन गया, ये x और ये y। इसका मतलब हमने y की जगह कितना रखा था, 6, और x का मान कितना आ गया, 0। और रख लीजिए आप y की जगह, और रख लीजिए y की जगह क्या रख लो, 7 रख लो। क्या रख लो, 7। तो 7 रखो तो x का मान कितना आएगा, देखो यहां पर रखना बेटा, यहां पर इस समीकरण के अंदर y की जगह 7 रखने का मतलब है जहां y है वहां पर 7 रख दो और बाकी को ऐसे के ऐसे लिख दो। तो x को तो ऐसे कैसे लिखना है, 7 को ऐसे कैसे लिखना है, गुणा y की जगह कितना रखना है, 7 और माइनस 42। तो x का मान कितना आएगा, 7 7 49 माइनस 42, तो कितना आ गया, x का मान 7, यानी y की जगह कितना रखा अपन ने, 7, तो हमको x का मान भी कितना मिला, 7 ही मिला। अब वैसे तो ये दो मान सफिशिएंट हैं, अगर आप ग्राफ को आराम से खींच सकते हो तो दो मान से भी खींच सकते हो, और भी रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे y की जगह क्या रख दिया अपन ने, 5 रख दिया, कितना रख दिया, 5। तो y की जगह 5 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा बेटा, x का मान आएगा 7 गुणा 5 माइनस 42। तो x का मान कितना आएगा बेटा, x का मान आएगा 7 पंजो 35 माइनस 42। तो यहाँ से कितना आएगा आपका x का मान, ये x का मान कितना आ गया, माइनस के 7, कितना आ गया x का मान, माइनस 7, यानी y की जगह अगर 5 रखा अपन ने तो x का मान कितना आ गया आपका, माइनस 7। तो इस तरीके से एक समीकरण से आपकी एक सारणी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, एक सारणी तैयार। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से भी आपको क्या करनी है, दूसरी सारणी तैयार करनी है। तो ये मान लीजिए हमारा कौन सा समीकरण है बेटा, दूसरा। कौन समीकरण बेटा, दूसरा। तो समीकरण 2 से भी हम किसका मान निकालना पसंद करेंगे, समीकरण 2 से भी हम x का मान निकालना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इतना लगाव क्यों है x से, क्योंकि x गुणा में कोई संख्या नहीं है, तो गुणा में संख्या नहीं तो भाग का लफड़ा होगा ही नहीं। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेते बेटा, x का। तो x का मान निकालेंगे तो 3y का भी पक्षांतर करना पड़ेगा और 6 का भी, यानी ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना रखना चाहिए। अब चूंकि दोनों जुड़कर x का मान आएगा तो हम x का मान कोई बड़ा भी नहीं चाहते, तो y के मान छोटे रखने हैं। यहाँ पर आपका y x का मान
कैसे आ रहा था? घटकर, तो घटकर आ रहा था, तो इसलिए हम y के मान क्या रख रहे थे? बड़े, ताकि घटकर x का मान क्या जाए? छोटा आ जाए। तो यहाँ पर y की जगह कितना रख सकते हैं अपन? 0 रख सकते हैं। मन से रख लो कुछ भी, तो y की जगह क्या रख सकते हैं? 0। लेकिन मन से रखने का मतलब ये ऐसे नहीं कि y की जगह 73 रख रहे हैं, तो आपके जो ग्राफ है उसके अंदर ये मान ही नहीं आएंगे। आप पैमाना भी हालांकि बढ़ा के भी ले सकते हो, लेकिन बढ़ा के लोगे तब भी मान नहीं आएंगे आपके ढंग से, और ग्राफ आपका उचित तरीके से प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और ग्राफ का अगर प्रतिच्छेद बिंदु सही नहीं है तो आपको 0 नंबर देने में एग्जामिनर कोई टेंशन नहीं लेगा। तो ग्राफ का हमेशा इंटरसेक्ट पॉइंट देखा जाता है। तो y की जगह क्या रखते हैं बेटा? 0। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से? 6 + 3 × 0। तो x का मान कितना आ गया? 6 + 3 × 0। तो x का मान कितना आ गया? 6 + 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 6। तो ऐसे सारणी अपन बना लेते हैं। फिर भी ये x और ये y, अगर 2 मान निकालना चाहो तो 2 भी निकाल सकते हो, 3 निकालना चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। ग्राफ में बना के बता ही रहा हूं बेटा, और कल और बताऊंगा आपको ग्राफ और अच्छी तरीके से। यहाँ पर भी अपने ग्राफ है ये। तो y की जगह 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 6। और रख लीजिए y की जगह क्या रख सकते हो? y की जगह -1 रख लो, आपकी बार तो घटकर आ जाना मान। तो y की जगह क्या रख सकते हो? -1। तो x का मान कितना आया बेटा? x का मान कितना आएगा? 6 + 3 × -1 y। तो कितना आएगा x का मान? सारे मान कहाँ रखे जा रहे हैं? इस समीकरण के अंदर। किसके अंदर? x वाले समीकरण के अंदर। तो 6 ये प्लस और माइनस गुणा होकर कितना आएगा? -3। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 3। यानी जब y की जगह अपन ने क्या रखा? y की जगह क्या रखा अपन ने? -1। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 3। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 3। और रख लीजिए y की जगह कुछ भी मन से, जैसे y की जगह क्या रख दो? -2। तो y की जगह क्या रख दो? -2। तो y की जगह अगर -2 रखेंगे तो रखिए बेटा, कहाँ रखना है आपको? यहाँ पर रखना है मान। तो कितने? यहाँ पर क्या रखना है? मान। तो x का मान कितना आएगा? 6 + 3 × -2। 6 + 3 × -2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 6। और 3 दूनी 6, किसका? माइनस का। तो दिस कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया? 0। तो y का मान अगर -2 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया? 0। और इस तरीके से हमारी सारणी बनकर क्या हो जाती है? तैयार। अब सारणी बनाने के बाद में ग्राफ बनाना तो बिल्कुल हलवा हो जाता है। सारणी बनाने के बाद में ग्राफ बनाना बिल्कुल क्या हो जाता है? बिल्कुल हलवा हो जाता है। अगर सारणी बनाने में अगर सारणी बन जाती तो ग्राफ आराम से बन जाता है और आपको 6 नंबर आराम से मिल जाते हैं। अब ग्राफ बनाना भी मैं आपको थोड़ा सा क्या करा देता हूँ? सिखा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब देखिए इन दोनों सारणी को मैं सारणी जो है उनको तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो इनको तो मैं मिटा ही नहीं सकता। और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये एक सारणी है x और ये y के मान, ये 0 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 7 है, और ये -7 है और ये 5 है। एक सारणी तो ये है। दूसरी सारणी अपनी ये है। मैं एक बार स्पष्ट देखना चाह रहा हूं कि कैमरे के अंदर ये सारणी नजर आ रही है नहीं आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपना है 6 और ये 0, 3 और -1 और ये 0 और ये -2। अब यहां से अपन को क्या करना है? उसने एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आलेख ही बनाना है। आलेख का मतलब ग्राफ बनाना, लेकिन उत्तर नहीं निकालना। आपको x और y कहां पर कट रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। केवल यहाँ पर वो ग्राफ बनाकर चेक करवाना चाह रहा है कि बच्चों को ग्राफ बनाना आता भी है कि नहीं आता है। तो आपकी ग्राफ जो होगी उसके अंदर बेटा ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी होंगी और क्षैतिज रेखाएं भी होंगी, जिनके अंदर आपको गहरी लाइंस मिलेंगी। तो गहरी लाइंस के ऊपर एक तो क्या बना देना? आपको y अक्ष बना देना है। तो ये तो कौन सी अक्ष बन जाएगी बेटा? y अक्ष। और एक आपकी जो क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर क्या बना देना? आपको x अक्ष बना देना है। ये आपका मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये 0 बिंदु मान लीजिए आपका। आपके यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर के क्या होते हैं? खाने। ग्राफ के अंदर 1 1 सेंटीमीटर के क्या होते हैं? आपके खाने। 1 1 सेंटीमीटर क्या होते हैं? खाने। ऐसे ये आपको मान लीजिए ये भी 1 1 सेंटीमीटर के क्या होते हैं? खाने आपके। ऐसे
आपको पता है ये धनात्मक एक्स अक्ष है तो इसको एक्स बोला जाता है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है तो इसको एक्स डैश बोला जाता है, इसको वाई बोला जाता है, इसको वाई डैश बोला जाता है। एक नई चीज है, बच्चों को समझ में नहीं आता सर पैमाना क्या होता है, घबराने वाली बात नहीं। पैमाना का मतलब था नाप, कि हमको इस पे जो नाप है वो किस तरीके से लेनी है कि हमारे सारे के सारे मान आ जाने चाहिए। मतलब एक खाने को कितना माना जाए ना, इसको बोलते हैं पैमाना। एक खाना, जैसे ये एक खाना है जो कि कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, यानी 1 सेंटीमीटर को कितना माना जाए कि हमारे सारे के सारे मान आ जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि 1 सेंटीमीटर को 1 मान लें अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आराम से जाएंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के 7 तक आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7 ऊपर तक ले ले अपन थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी अपना आ जाएगा। तो पैमाने का मतलब यही होता है बेटा कि अपन को किस तरीके से क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर को मानना है। अगर आपकी जो संख्यात्मक मान अगर बड़ी आती है तो आप एक पैमाने को 2 इकाई भी मान सकते हो, मान 5 इकाई भी मान सकते हो, एक पैमाने को आप 100 इकाई भी मान सकते हो, एक पैमाने को आप 50 इकाई भी मान सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके मान किस तरीके के आ रहे हैं, आपके मान किस तरीके के आ रहे हैं। तो यहाँ से तो पैमाना पर 1 इकाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, -1 इधर -1 -2 -3 और -4 -5। वैसे माइनस की ज्यादा y के मान है भी नहीं। तो पहले इस सारणी को क्लियर कर लेते हैं अपन, ज्यादा शक्तिमान बनने की आपको जरूरत नहीं बेटा, एक एक सारणी को क्लियर करना है। तो x का मान 0 और y का मान 6। आपको चलना हमेशा यही से, मूल बिंदु से चलना। कहां से, मूल बिंदु से। पहले कहां पर चलना है, x पर, फिर y पर चलना है। अब x पर तक कितना चलना है 0 और y पर कितना चलना है 6। तो x पर भी इधर नहीं चलना इधर नहीं चलना, क्योंकि चलना है कितना 0। तो x पर तो चलना है 0 और y पर चलना है 6। तो आपका पॉइंट कौन सा मिलेगा बेटा, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट दर्शाने का तरीका बता देता हूं, एक बिंदी लगानी है उसके चारों एक वृत्त बना देना है। ऐसे आपको पॉइंट नहीं दर्शाना कभी भी, और ना ही आपको ऐसे पॉइंट दर्शाना है। कभी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए आपको एक हल्की सी बिंदी लगानी है और उसके चारों एक वृत्त बनाने हैं ना, बिंदी से होकर अपन उसको पॉइंट को गुजारना है। तो इसका निर्देशांक भी साइड में लिख देते हैं 0,6। अगला है 7,7। 7,7 का मतलब ये x पर तो कितना चलना है 7 और y पर भी कितना चलना है 7। तो आपका जो आएगा यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7,7। ये जो साड़ी है थोड़ी सी, इसको मैं ऊपर बना देता था थोड़ा ठीक रहता, मैं ऊपर बना देता हूं इसको। यहाँ पर x, ये y, ये 6, ये 0, ये 3, ये -1। शायद कैमरे में स्पष्ट दिख भी नहीं होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 और -2, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो 7 और 7, x पर भी कितना लेना है 7 और y पर भी कितना लेना है 7, इधर से 7 इधर से भी 7। तो ये आपकी वहां पर तो जो ग्राफ है उसके अंदर लाइन बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। तो ये आपका हो गया 7,7। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट भी लिख देना है। अगला है -7,5, यानी x पर कितना चलना है -7, इधर -7 और y की तरफ कितना चलना है 5, यानी y से 5, यानी ये और ये जब अपन इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका बन जाएगा। ये आपको हो गया -7, और 5। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको मिला देना है स्केल से। तो ऐसी आपकी ग्राफ ये जाने वाली है, बिल्कुल सीधी जाएगी। ग्राफ कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधी ये ग्राफ जाने वाली है। इस तरीके से आपका पहले जो समीकरण था उससे ग्राफ बन गया। नेक्स्ट आपका x, y इससे बनाना 6, 0। देखो 0, 6 और 6, 0 में अंतर है, यानी इस पर x पर कितना चलना है आपको 6, तो x पर कितना चलना है आपको 6, यानी x पर चल गए 6 और y पर कितना चलना है 0। y पर 0 चलने का मतलब y पर चलना ही नहीं है, यानी आपको यहाँ से चलना है x पर कितना चलना है 6 और फिर y पर कितना चलना है 0, यानी y पर नहीं चलना। तो ये पॉइंट मिल गया आपको 6,0। दूसरा आपका 3, -1, यानी x पर कितना चलना है 3, तो x पर तो 3 चल गए
और y की तरफ कितना चल रहा है, -1। -1 का मतलब नीचे की ओर, इधर -1, ये 3 और इधर -1। तो ये अपना पॉइंट आ गया, x से तो 3 और y से -1। तो ये अपना पॉइंट आ गया क्या, 3, -1। अगला क्या आपका 0, -2, यानी x पर तो कितना चलना है 0 और y पर -2, यानी आपका ये पॉइंट आ जाएगा 0, -2। तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देना, आपको फिर मिला देना है इनको। तो बिल्कुल आपकी जो ग्राफ जाएगी वो कैसे जाएगी, सरल रेखा में जाएगी। लेकिन जो मेरा तो बोर्ड है इसमें मेरे को स्केल मेरे पास में है नहीं, तो ग्राफ थोड़ी सी ट्विस्ट करके जा रही है। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो बिल्कुल कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। बिल्कुल कैसे जाएगी, सीधी रेखा जाएगी। ऊपर आपको लिखना क्या है, ऊपर आपको पैमाना लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, पैमाना। अंग्रेजी मीडियम वाले लिखेंगे स्केल। पैमाना, पैमाने में क्या लिखोगे आपने कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को कितना माना है। तो x अक्ष पर अपन 1 सेंटीमीटर कितना माना बेटा, 1 इकाई। तो पैमाना अपन लिख सकते हैं कि x तथा y अक्ष दोनों को सेम है, x तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को कितना माना अपन ने, 1 इकाई माना है। 1 सेंटीमीटर कितना माना है, 1 इकाई। तो मैं देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैमाने में क्या माना अपन ने, x तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को तो मैंने ग्राफ भी बना के बता दिया। बाकी के क्वेश्चनों में मैं आपको समीकरण बना दूंगा और सारणी बना दूंगा। ग्राफ आप बना लेना, अगर ग्राफ आपसे नहीं बनती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं उनके ग्राफ भी कल बना के बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सारणी अगर मैं बना देता हूं तो ग्राफ बनाने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे आपके, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है कि इतनी चीजें खरीदी। तो आपको हमेशा कितने कितने का मूल्य मानना है, एक एक चीज का मूल्य मानना है। तो एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया अपन ने, x रुपए। एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया, x रुपए। यानी अगर एक बल्ला अगर आप लेके आते तो कितना रुपए का मिलता, x रुपए का मिलता। और एक गेंद का मूल्य वो कितना हो गया, y रुपए मान लिया। दो चीजें मान ली, अगर अपन एक बल्ला खरीदते तो कितने रुपए दे के आते, उसको x रुपए दे के आते। और अगर एक गेंद खरीद के लेके आते तो कितने रुपए देते, उसको y रुपए देते हैं। अब प्रश्न के अनुसार कोच साहब ने क्या किया, 3 तो क्या खरीदे, 39 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। अब 3 बल्ले और 6 गेंदे, अब एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3 गुणा x यानी 3x रुपए का, प्लस एक गेंद y रुपए की तो 6 गेंद कितने को जाएगी, 6y रुपए की। और इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा उसने, 39 रुपए में। तो एक समीकरण तो ये बन गया। लेकिन जितने भी मेरे अच्छे वाले बच्चे हैं वो कहेंगे सर इस समीकरण को तो और मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अच्छा का मतलब हम 3 क्या निकाल सकते हैं, इससे कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 3 अगर वो कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से कितना बच जाएगा, x प्लस और 3 दूनी 6 y बराबर कितना आएगा आपका 3900। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से आपका 1300 बार कट जाएगा, 13 से 3900। तो आपका इसका जो वर्जन आया x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 1300। एक समीकरण तो आपका ये बन गया। दूसरा समीकरण बनाइए आप। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए है। और 2 गेंदें खरीदी, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। 2 गेंदों का मूल्य कितना जाएगा, 2y रुपए। और ये कितने में खरीदी उसने, 1300 रुपए में। कितने में खरीदी बेटा, 1300 रुपए में। तो ये एक दूसरा समीकरण ये बन गया आपका। समझ में आएगा बच्चे कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना आ गया, 3900 रुपए में। मुझे लगा कि 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लीजिए, नहीं लेते तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा आपके ऊपर।
अगर सारणी बनाओगे तो वहां पर थोड़ी सी आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको कॉमन आ रहा था, तो कॉमन अपन ने ले लिया, तो हमारे यहाँ से x फ्री भी हो गया। x के जो गुणामे को संख्या थी वो भी हमारी क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से आपके दो समीकरण बन गए, और दोनों के समीकरण कैसे बन गए, बिल्कुल डिक्टो सेम बन गए। इसका मतलब दोनों की सारणी अगर बनाए तो बिल्कुल सेम बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते आएगा, संपाती आएगा। आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ के प्रकार, पढ़ेंगे 3.2 के अंतर्गत। तो मैं यहाँ से समीकरण 1 की सारणी बनाने वाला हूं। तो समीकरण 1 की सारणी बना लेते हैं अपन। तो यहाँ से समीकरण 1 से अपन क्या निकाल ले, पहले x का मान निकाल लेते हैं। अभी x का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि x के गुणा में कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है तो भाग का लफड़ा होगा ही नहीं। तो x का मान कितना निकाल ले, यहाँ से 1300 माइनस 2y। x का मान कितना निकाल ले, 1300 माइनस 2y। तो यहाँ से एक सारणी बन जाएगी अपने बेटा x और y की। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि सर y की जगह आप 1 रख लो। अरे बेटा y की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 1300 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1298। तो आप पैमाना किस तरीके का मानोगे, पैमाना अगर आप 1 2 रखोगे तो y का पैमाना 1 2 रखोगे तो इधर x का मान कितना आ रहा है, 1298। तो आपका जो ग्राफ है बिल्कुल बैठने वाला नहीं है। फिर तो आपका जो संख्यात्मक मान है वो कितना है, 1300। तो आपको जो y के मान है वो भी लगभग 100 200 300 400 500 के करीब रखने पड़ेंगे, ताकि x का मान भी थोड़ा सा क्या आ जाए, अच्छा मान आ जाए। तो y का मान कितना रख देते, जैसे अपन y का मान कितना रख देते, 500 रख देते हैं। तो y का मान कितना रख देते हैं, 500। तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस 2 गुणा 500। तो रसगुल्ले जितने भी समझदार था आपको पता, 5 दूनी 10, यानी ये तो कितना हो जाएगा 1000। 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, 300। तो 5 दूनी 10, 1300 में से अगर आपका 1000 घटेगा तो कितना आएगा, 300। यानी y की जगह आपने कितना रखा, 500। तो x का मान कितना आ गया, 300। एक मान यहां से बन गया। और आप रख सकते हो, जैसे y की जगह क्या रख सकते हैं, जैसे y की जगह क्या रख दिया अपन ने, 600। y की जगह क्या रख दिया बेटा, 600। तो y की जगह 600 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस 2 गुणा 600। अब देख लीजिए, 6 दूनी 12, 1200 अगर 1300 में से घट गया तो कितना बच गया, 100। तो y की जगह कितना रखा अपन ने, 600। तो y की जगह 600 रखा था, x का मान कितना आ गया, 100। x का मान कितना आ गया, 100 आ गया। और भी रख सकते हैं अपन क्या, कि y की जगह और क्या रख लो, 500 400 रख लो, कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन मान थोड़े ऐसे रखेंगे, x और y के जो मान है वो थोड़े अच्छे आए, ताकि पैमाना भी हमारा बैठ जाए। तो y की जगह क्या रख दो आप, 400 रख लो। तो 400 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस 2 गुणा 400। तो आपको 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 यानी 800 घट जाएगा। 1300 में से 800 घट गया तो कितना बच गया, 500। यानी y की जगह क्या रखा आपने, 400। y की जगह 400 रखा था, x का मान कितना आ गया, 500। तो एक तो सारणी आपकी ये बन गई। अब चूंकि दोनों समीकरण कैसे हैं, सेम है, तो दूसरी सारणी भी यही यूज कर लो आप, कौन मना कर रहा है। तो समीकरण 2 से भी अपन क्या कर सकते हैं, x का अगर मान निकाले तो कितना आएगा, 1300 माइनस 2y। और हम इतने बेवकूफ थोड़े हैं कि दोबारा मान रखेंगे, क्योंकि हमको पता समीकरण सेम है, सेम है तो सेम सारणी यूज कर लेंगे हम। ये कि यही, ये x और ये y, कितने वैल्यू लेनी है, 3 वैल्यू। 3 वैल्यू ले लेते हैं तो 300 और ये 500, ये 100, ये 600 और ये 500 और ये 400। तो आराम से क्या कर सकते हैं अपन, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल संपाती आएगा। संपाती का मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप करती चली जाएगी। तो ध्यान रखना, ग्राफ कैसा आएगा आपका, संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन जा रही है ऐसे और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चली जाएगी। तो ग्राफ आपका संपाती, सम यानी समान, पाथी यानी पथ पर जाने वाली। ये ग्राफ के प्रकार हम पढ़ेंगे 3.2 में, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपके अगर इसमें आलेख आ रहे तो बनाने तो अपन को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं, एक और लास्ट इस क्वेश्चन प्रश्नावली का बचा हुआ है, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए स्क्रीन पे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने के बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो फिर ये क्वेश्चन वही क्वांटिटी वाला आ गया, मात्रात्मक क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखो 2 किलो सेब और कितने भी किलो अंगूर हो, आपको मूल्य कितने का मानना, हमेशा 1-1 किलो का मानेंगे। तो मान लेते हैं 1 kg यानी 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपए। और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है आपका, y रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपए। और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना बेटा, y रुपए। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है कि किसी दिन एक बंदे ने क्या किया कि आपका क्या किया, 2 किलो तो सेब खरीदी, 1 किलो अंगूर खरीदे। अब 2 किलो सेब खरीदी तो कितना हो जाएगा मूल्य, 2x। क्यों भाई, 1 किलो सेब खरीदता तो कितना रुपए देना पड़ता है, x रुपए। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2 गुणा x रुपए। प्लस अंगूर कितना खरीदा, 1 किलो। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, y रुपए। और इन दोनों को मिलाकर कितना दिया उसने, 160 रुपए। मुझे लगता नहीं इस जमाने में ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 160 रुपए के हिसाब से तो मेरे हिसाब से सेब ही आ जाएंगी। 1 किलो सेब ही 160 रुपए की आ जाएंगी, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपन को तो इक्वेशन देखनी है, ना तो सेब खाने ना ही अंगूर खाने हैं। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो 2 किलो सेब का मूल्य, एक तो 2 किलो तो सेब खरीदी, तो 1 किलो सेब अगर x रुपए की है, 2 किलो सेब कितनी होगी, 2x रुपए की। प्लस अंगूर कितना खरीदा उसने, 1 किलो ही खरीदा, तो 1 किलो का y रुपए। और दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 160 रुपए। दूसरा क्या सिनेरियो दे रखा है कि किसी दिन 2 किलो अंगूर का 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, दूसरे दिन एक दिन 4 किलो तो सेब खरीद ली। अब 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x रुपए। और अंगूर भी कितने खरीद लिए, 2 किलो, तो अंगूर कितना हो जाएगा, 2y रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4x। अंगूर कितने, 1 किलो का कितना है, y रुपए, तो 2 किलो कितना हो गए, 2y रुपए। और इन दोनों को मिलाकर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कुल मिलाकर कितना है, 300 रुपए। 300 रुपए। लेकिन फिर वही बात है कि यहां से भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा जी, 2 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो 2 कॉमन निकाल के इस समीकरण को कौन सा रूप दे सकते हैं, एक सुधरा हुआ रूप, नया वर्जन रूप दे सकते हैं। तो नया वर्जन अपन दे लें, तो ये तो प्रश्न के अनुसार अपन लिख चुके हैं, प्रश्न अनुसार। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये बच्चे प्रश्न अनुसार लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमने प्रश्न के अनुसार ही लिखा है। तो यहाँ से अपना ये समीकरण नंबर 2 है, थोड़ा सा चलो बाद में देखते हैं अभी, समीकरण नंबर 2। अब अपन को एक सारणी तो यहाँ से बनानी है, एक सारणी यहाँ से बनानी है। बीजीय गणितीय रूप में आपका ये व्यक्त हो ही चुका है। अब इसको क्या करनी है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप का मतलब है कि समीकरण 1 से अपन एक सारणी बना दें। अब समीकरण 1 से सारणी बनाना है, तो समीकरण 1 से किसका मान निकालना चाहिए, y का मान निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि y के गुणा में कोई संख्या नहीं है। तो y का मान कितना आएगा, 160 माइनस 2x। तो यहां से आपको पता है, अब की बार आपको यहाँ पर किसका मान रखना पड़ेगा, x का मान। किसका मान रखना पड़ेगा, x का मान। अपने यहाँ पे किसका मान आएगा, y का मान। मान कैसे रखना है, थोड़ा सा हिसाब से रखना है। तो x का मान जैसे कितना रख ले अपन, 70। अब की बार पैमाना आपको 10 का मानना है बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में पैमाना कितने का मानना है, 100 का मानना है, ऐसे नहीं 1-2 का पैमाना मान लो आप। तो x का मान कितना ले लिया, 70। तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से 160 माइनस 2 गुणा 70। तो y का मान कितना आएगा, 160 माइनस 140। तो कितना आ गया y का मान, 20। यानी x का मान अगर 70 है तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। y का मान कितना आ गया, 20। और दूसरा क्या रख सकते हैं, एक और रख लेते हैं अपन यहाँ से, x का मान कितना रख देते हैं, 80 रख लेते हैं। x का मान, जिससे का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान अगर 80 है तो y का मान कितना आएगा, 160 माइनस 2 गुणा 80। तो y का मान कितना आएगा, 160 और 8 दूनी 16। 160 में से 160 घटकर कितना आ गया, 0। तो x का मान अगर कितना रखा, 80,
तो y का मान कितना आ गया 0। इस सारणी में मैं 2 ही मान निकाल रहा हूँ, तीसरा मान आप निकाल के देखना और कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, देखता हूँ कि आप मान सही निकालते हो नहीं निकालते हैं। समीकरण 2 से अपन देखते हो, समीकरण 2 से, अच्छा एक चीज है, समीकरण 2 से अपन पहले कॉमन निकाल लेते हैं, किसको, 2 को, तो हमारा समीकरण भी थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा। 2 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से तो क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ से 2x प्लस y बराबर कितना 300। अब यहाँ से अपन काट सकते हैं कितने बार, 150, 150। तो आपका इस समीकरण का ये कौन सा रूप आ गया, सुधरा हुआ रूप आ गया, और भी क्या आ गया 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। अब यहां से किसका मान निकालना चाहिए, y का मान, तो y का मान कितना आएगा 150 माइनस 2x। यहाँ से y का मान ही क्यों निकाला, क्योंकि y की गुणा में संख्या है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या बना लो, वही एक सारणी बना लो, फिर वही बात है कि मैं 2 मानों की सारणी बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर तीसरा मान आप डालोगे और आपका मान मैं देखूंगा कि सही है या नहीं है। जिसका मान सही होगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा YouTube के अंदर, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सारे मान डालें तो मैं देखूंगा कि कौन सा मान किसका सही है। अब x का मान रखते हैं अपन कुछ, तो x का मान ऐसा रखना है कि y का मान भी ठीक ठाक आ जाए। तो x का मान कितना रख ले, जैसे x का मान अपन रख लेते हैं 50 रख लेते हैं, x का मान कितना रखते हैं 50, तो x का मान 50 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 150 माइनस 2 गुना 50, तो y का मान कितना आएगा 150 माइनस 5 दूनी 10 यानी 100, तो y का मान भी कितना आ गया 50। तो x का मान हमने 50 रखा तो y का मान भी कितना आया हमारा 50 आ गया। और रख लो x का मान कितना रख लो 60 रख लो, x का मान कितना रख लो 60, तो रख लीजिए, रखना कहां पर आपको, इसके अंदर रखना है। तो y का मान कितना आएगा 150 माइनस 2 गुणा 60, तो कितना आएगा बच्चे, y का मान कितना आएगा 150, 60 दूना 120, 120 घटेगा तो 150 में कितना बच गया 30, तो x का मान कितना रखा था अपन ने 60, तो इसका मान कितना आ गया 30। एक एक मान आप निकाल कर कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे और मैं आपके जो जिसके सही मान निकलेंगे उनके नाम अनाउंस करने वाला हूं कल। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए यूजर आप अगर हो तो आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेयर भी करना चाहिए ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। जय हिंद।